हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का एक नया चैप्टर लेकर हम आए हैं, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है और ये जो चैप्टर है ये आपका एकांकी विधा में लिखा गया है। इस चैप्टर को आप नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और आइए देखते हैं, इसमें कुछ पात्र हैं और उनके कुछ डायलॉग्स हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी चैप्टर है आपका कृतिका पाठ्य पुस्तिका का और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए, ये एकांकी एक नाटक के रूप में यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, इसके कुछ पात्र हैं जिसमें बाबू नौकर हो गया और साथ में प्रेमा, राम स्वरूप और ठीक है रतन, ये सभी इसके क्या हैं, पात्र हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या इस एकांकी में है। तो देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। तो नाटक को जब आप प्रस्तुत करते हैं तो किस प्रकार से एक कमरे में जो है ये एकांकी प्रस्तुत किया गया है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं और तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये जो नाटक है, जो एकाकी है, ये जो है प्रस्तुत हो रहा है एक कमरे में। ठीक है, और ये जो पूरा नाटक एक कमरे में ही ये जो है इसका यहाँ पर अभिनय हो रहा है। तो देखिए, अंदर से दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, यानी कि पीछे की तरफ करते हुए वो आ रहे हैं, वे जो है अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अधेड़ उम्र के हैं। ठीक है, एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर। ठीक है, अब तख्त को जब कोई पकड़ता है, अंदर से बाहर की तरफ आता है तो पीछे से उसकी पीठ दिखती है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो अधेड़ उम्र के 45 से 50 साल के बीच के हैं और उनको जो है पीछे उस तख्त को, तख्त जानते हैं आप, जो बेड होता है उसके नीचे से कुछ होता नहीं है, ऊपर से सिर्फ वो जो है एक बेड की तरह होता है, नीचे दीवान टाइप में नहीं होता है, खाली रहता है नीचे से, तो उसको तख्त कहा जाता है। ठीक है, तख्त का दूसरा सिरा, अब एक सिरे को तो इस अधेड़ उम्र के आदमी ने पकड़ा हुआ है, दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। जो अधेड़ उम्र का आदमी आपको दिख रहा है, जिसकी पीठ दिख रही है, उस तख्त का दूसरा सिरा उसी के नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। अब जो बाबू हैं, जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, वो बाबू हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं अपने नौकर से, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, क्योंकि तख्त को सीधे इधर ला रहे थे, तो अब जो है वहां पर उस रूम में उसको बिछाना है, रखना है, तो वो अपने नौकर से क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको क्या कहा उन्होंने कि अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस। नौकर, बिछा दूं साहब। तो नौकर ने क्या कहा, बिछा दूं साहब। ठीक है, बाबू जरा तेज आवाज में बोले। जो बाबू हैं, यानी कि जो नौकर के जो मालिक हैं, वो क्या कहते हैं, जरा तेज आवाज में बोलते हैं। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा क्या था क्या, बिछा दूं साहब। अब यह पसीना किस लिए बहाया है। ठीक है, तो अब बाबूजी जो है, देखिए ये जो एकांकी है, ये जो है एक जो परंपरा है, जैसे शादी को लेकर है, शादी को लेकर समस्या। देखिए, कुछ साल पहले ऐसी मान्यता थी कि लड़कियां जो है ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी तो वो जो है बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो उसी पर जो है ये नाटक है। तो अब देखिए, यहाँ पर लड़की को देखने आ रहे हैं लड़के वाले। ठीक है, और उसी की तैयारी चल रही है। तो बाबूजी जिनकी बेटी है, ठीक है, और उसकी शादी या उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, उसको लड़का देखने आ रहा है। तो अब जो है वो एक तख्त लेके आते हैं एक कमरे में अपने नौकर के साथ, और वो जो है इस तरह से कहते हैं। तो नौकर क्या कहता है, बिछा दूं। जो तख्त लेके आए थे उसको वो क्या पूछता है कि बिछा दूं साहब। तो वो जो है बाबूजी जरा तेज आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब। अब वो जो है उसको व्यंग कस रहा है। ठीक है, कि और यह पसीना किस लिए बहा, यानी कि जो हम मेहनत करके इस तख्त को बाहर इस रूम में लेके आए हैं, ये हमने क्यों किया है।
नौकर तख्त बिछाता है, ही। अब वो क्या करता है, उस तख्त को बिछाता भी है, साथ में हंसता भी है। किस प्रकार से, ही। बाबू हंसता क्यों है? अब बाबूजी क्या कहते हैं, उसके मालिक क्या कहते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, ठीक है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं। अब उसको बता रहे हैं कि उसको इस तरह से रखो, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर। अब क्या कहते हैं कि बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है। तो अब वो जो है अपने नौकर से क्या कहता है बाबूजी, कि तुम जो है बहू से इसके ऊपर के लिए दरी और चादर भी वो लेके आओ जो कल जो है धोबी के यहाँ से धोकर आई है। वही नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में जो है मेज पोस्ट ठीक करते हैं। अब नौकर जो है कहाँ चला जाता है, दरी और चादर को लेने चला जाता है, और इस बीच जो है जो बाबूजी हैं वो क्या करते हैं, मेज पोस्ट को ठीक करते हैं। यानी कि मेज पर जो कपड़ा बिछाया गया जाता है उसको मेज पोस्ट कहा जाता है। तो उस मेज पोस्ट को वो ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, और फिर जो है झाड़ने वाले कपड़े से जो है वहां पर रखा हुआ एक गुलदस्ता है। तो नाटक जैसे इसको आप नाटक की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। वहां पर एक गुलदस्ता भी रखा हुआ है, और बाबूजी क्या कर रहे हैं, पहले वो अपने मेज पोस्ट को ठीक कर रहे हैं, जो मेज पर कपड़ा है उसको ठीक कर रहे हैं, फिर उस गुलदस्ते को साफ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। अब जो है सफाई जब करते हैं, तो आपने भी किया होगा, घर में जब कोई मेहमान आता है तो सारी चीजों को, डस्ट वगैरह जो भी धूल वगैरह होता है उसको झाड़ लेती लिया जाता है। तो जो कुर्सियां हैं उसको भी जो है झाड़ लिया जाता है, दो चार हाथ उस पर भी वो मार देते हैं। अब होता क्या है, सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। प्रेमा जो है बाबूजी की वाइफ है, उनकी पत्नी है। और क्या कहती है, गंदुमी रंग छोटा कद। अब कैसा उनका रंग है, गंदुमी रंग की है और छोटा कद है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। अब उनकी आवाज जो है सुनाई देती है, ठीक है, किसकी, उनकी पत्नी प्रेमा, ठीक है। उनका रंग कैसा है, गंदुमी है और छोटा उनका कद है। चेहरे और आवाज से ऐसा जाहिर होता है, ठीक है, किसी काम में बहुत व्यस्त है। अब देखिए, जब आप बहुत व्यस्तता आप रहते हैं, व्यस्त में रहते हैं, तो आपकी आवाज और आपके चेहरे से जो है अलग ही पता चल जाता है। तो अब उनकी पत्नी आती है, किसकी, बाबूजी की पत्नी, लेकिन उनके चेहरे पर भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बहुत व्यस्त है, ठीक है। अब घर में मेहमान आ रहे हैं तो पकवान बन रहे होंगे, तो घर की जो मालकिन है वो भी व्यस्त है, ठीक है। अब देखिए, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। अब जो नौकर जो है कहाँ गया था, वहां उनके, ठीक है, क्या लेने, दरी और चादर लेने गई थी खाली हाथ। और देखो बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो वो क्या कहता है, क्योंकि वो प्रेमा के पीछे आ रहा है, और वो क्या कहता है, बाबू साहब वो दो जो है दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो प्रेमा ने पूछा कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। और राम स्वरूप क्या कहते हैं, धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप यानी कि जो बाबूजी हैं उनका नाम राम स्वरूप है, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। अब देखो उन्होंने क्या मांगा था, उन्होंने उनसे चादर और दरी मांगी थी, और वो जो नौकर है वो वहां क्या मांग कर आया, वो धोती मांग कर आया। तो अब जो है उनकी पत्नी बाहर आ गई कि तुम अभी अभी तो कपड़े चेंज करके आए हो, कपड़े बदल कर आए हो, तुम्हें धोती की क्या आवश्यकता है। तो अब जो है, जो उनका नौकर है वो प्रेमा के पीछे आता आता है, और छुप छुप कर आता है, राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। अब जो बाबूजी हैं प्रेम राम स्वरूप है, वो क्या कहते हैं कि तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन जो कि उनका नौकर है, वो क्या कह रहा है, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अब जो है वो उसको डांट कर क्या कहते हैं, क्यों बे रतन, रतन उनके नौकर का नाम है, तेरे कान में डांट लगी है क्या।
मैंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। तो अब जो है वो अपने नौकर को डांट देते हैं। और प्रेमा, अच्छा, जो पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुली हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। तो अब जो है प्रेमा समझ जाती है, उनकी पत्नी समझ जाती है क्या लाना है, तो क्या कहते हैं, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। अब जो है वो समझ जाती है और फिर से वो रतन को भेज देती है। रतन और दरी, और फिर पूछता है कि ठीक है चादर तो वहां से उठानी है, दरी कहाँ से लाऊं, तो वो क्या कहता है, और दरी प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। तो अब जो है प्रेमा उनको बताती है कि दरी यही है, कोने में पड़ी हुई है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी के कमरे में से वो क्या करते हैं, हारमोनियम उठा लाते हैं। हारमोनियम जो कि एक बजाने वाला होता है, ठीक है। तो वो जो है हारमोनियम लेके उठाकर वहां पर ला देते हैं और सितार भी वहां पर ला देते हैं। जल्दी जा, ठीक है। रतन जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है, क्योंकि लड़का देखने आ रहा है लड़की को, इसलिए ये तैयारियां चल रही है। अब जो है ये जमाना उस वक्त का है जब ये सोचती है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, बहुएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अपने कदम बाहर निकाल लेंगी, ठीक है ना। तो अब जो है ये होता क्या है, ये यहाँ पर क्या रख रहे हैं, हारमोनियम और जो सितार है वो वहां रख देते हैं कि ठीक है हमारी लड़की को जो है गाना और ये बजाना भी आता है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब उनकी जो पत्नी है प्रेमा, वो क्या कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है पड़ी है, ठीक है। आगे देखिए रामस्वरूप। तो रामस्वरूप क्या कहते हैं, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्द की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो रामस्वरूप उन्हें क्या कहते हैं, उनकी मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्द की दवा हो, यानी कि तुम उसको समझाओ और उसको समझा बुझाकर जैसे तैसे करके तुम अब यहाँ पर उसको लेके आओ, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि अगर अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। क्या कहा उन्होंने कि जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम ही से उसे पढ़ा लिखा कर, तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा लिया है। तो अब जो है प्रेमा उनकी पत्नी क्या कह रही है कि मैंने सारे जतन कर लिए, यानी मैंने सारी कोशिशें कर ली उसको मनाने की, अब बेटी उनकी जो है मुंह फुलाकर बैठी हुई है, तो तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। तो अब उनकी पत्नी प्रेमा जो है उन्हीं को दोष दे रही है कि तुमने उसको ज्यादा पढ़ा लिखा कर सर में चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं हैं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री जो है सुबोधिनी पढ़ ली, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा जमाना ही अच्छा था, अब इसको तुमने इतना पढ़ा लिखा लिया कि अब जो है ये शादी करने को राजी नहीं है, ठीक है। तो क्या कहती थी कि हमारा जमाना ही अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री जो सुबोधिनी है उसको पढ़ ली, यानी इससे ज्यादा अगर पढ़ा किसी को पढ़ना हो तो वो स्त्री सुबोधिनी पढ़ लेता था। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए और एमए की पढ़ाई होगी, यानी कि जो स्त्री सुबोधिनी बुक है वो उसमें जो है बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई भी फेल, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तो कहती है कि आजकल के जो लक्षण हैं वो जो है अनोखे हैं। अब जो है रामस्वरूप क्या कहते हैं, रामस्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों, रामस्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें जो है ठठोली ही सूझती रहती है, यह तो होता ही नहीं कि अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही रही है कि उन लोगों को के आने में। अब कहती हैं कि अब अपने
अपनी बेटी को तुम समझाओ, ठिठोली मत करो, ठीक है। अब जो है उमा को समझाओ। राम स्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़कियां कितनी ही सुंदर हों, बिना टिम टिम टाम के भला कौन पूछता है। तो अब जो है प्रेमा क्या कहती है कि आजकल जो है लड़की को जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब उसे सजा धजा कर आना चाहिए वहां पर लड़के वालों के सामने। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारे इस लड़की से, ठीक है। तो अब जो है प्रेमा ने क्या कहा, भाई मैं तो बाज आ गई तुम्हारी इस लड़की से, यानी कि वो जो है ना तो मेकअप करती है और कहती है कि मैंने वहां पर पाउडर वाउडर तो रख दिया है, लेकिन वो तो उससे सख्त नफरत करती है, वो ये चीजें पसंद नहीं करती है। तो अब उनकी पत्नी क्या कह रही है कि मैं तो तुम्हारी इस बेटी से, इस लड़की से बाज आ गई, यानी कि जो है इसको मैं समझा नहीं पा रही हूँ। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो अब जो है रामस्वरूप जो कि लड़की के पिता हैं, वो क्या कहते हैं कि न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है, यानी कि जो पाउडर की खरीदारी होती है वो लड़कियों के सहारे ही होती है, बहुत ज्यादा खरीदारी करने वाली लड़कियां ही हैं। तो अब कहते हैं कि आजकल का जो पाउडर का कारोबार है वो लड़कियों के द्वारा ही वो चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, ठीक है। पर तुम तो, राम स्वरूप बात काट कर चुप चुप। तो अब जो है उसकी माँ, लड़की की माँ जो है अपने पति से यानी कि राम स्वरूप से क्या कह रही है कि यानी कि तुमने लड़की को ज्यादा पढ़ा करके गलती कर दी है, ठीक है। बोलने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो अब राम स्वरूप जो है बात को काट देते हैं, क्या कहते हैं, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है, यानी कि अगर लड़के वालों ने सुन लिया कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो वो जो है रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, रिश्ता जो है वो तोड़ देंगे। तो अब जो है क्योंकि लड़के वाले आने वाले हैं और प्रेमा यहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही है, तो अब जो है वो दरवाजे पर झांकते हैं कि चुप चुप तुम अपनी जबान पर लगाम रखो, कहीं लड़के वालों ने सुन लिया तो रिश्ता टूट जाएगा, जैसे कि कोई जुल्म कर दिया होगा पढ़ लिख कर। अब उस जमाने में जो है बीए करना, लड़की जो है उनकी लड़की जो है बीए पास थी, और उस जमाने में बीए करना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। मैट्रिक पास ही जो है 10 पास करना ही बहुत जो है लड़कियों के लिए बहुत था, ठीक है। तो अब वो जो है बाहर झांकते हैं, कहाँ, दरवाजे से बाहर बाहर, कहते हैं तुम्हें कतई अपने जवान पर काबू नहीं है, ठीक है। अब राम स्वरूप ने क्या कहा कि तुम्हें अपनी जबान पर काबू नहीं है, कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, ठीक है। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी, यानी कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, ठीक है। यानी कि तुम अभी ही अपनी जबान पर काबू नहीं कर पा रही हो, तो जब वो लोग आएंगे तो फिर उनके सामने तुम और ज्यादा क्या कर दोगी, बातें उगल दोगी, ठीक है। तुम्हें कल ही समझाया था, ठीक है। न जाने उनके आने पर तो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या करोगी तुम। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूं, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना। तो अब प्रेमा अपनी पत्नी ने क्या कहा कि ठीक है बाबा, मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। अब उनकी पत्नी ने क्या कहा, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। तो अब जो है राम स्वरूप उनसे क्या कहता है अपनी पत्नी से कि जैसे भी हो, यानी कि जैसे तैसे करके तुम उमा, यानी कि जो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी का नाम उमा है, तो उमा को तुम तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, ठीक है। यानी कि
अगर वो पाउडर भी नहीं लगाएगी तो वो बुरी, इतनी बुरी भी नहीं है। पान लेकर भेज देना उसे। तो अब जो है रामस्वरूप जी कहते हैं कि उसे पान लाकर लेकर भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। अब इतने में रतन, उनका नौकर भी आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर। अब जो है वो रामस्वरूप रतन से बात कर रहे हैं, चद्दर बिछाते हैं। अब प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? अब जो है क्या कहते हैं, सब चीज है, लेकिन क्या कहते हैं, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, मैंने कुछ जो है नमकीनी चीजें यहाँ पर रख दी हैं, फल भी रख दिए हैं, चाय भी तैयार है, टोस्ट भी तैयार है, लेकिन मक्खन आया ही नहीं। तो अब रामस्वरूप जो है क्या बोलते हैं कि क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन, मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? ठीक है, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। ठीक है, तो अब जो है वो परेशान हो जाते हैं कि मक्खन नहीं आया है और मक्खन की जो दुकान है वो बहुत दूर भी है। ठीक है, प्रेमा, यहाँ का कौन कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है। तो अब जो है प्रेमा क्या कहती है, यहाँ और काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, कमरा भी जो है ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में जो है ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। तो अब जो है प्रेमा उनको राय देती है कि सब काम हो चुका है, जब तक ये काम होता है इतने में जो है रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा। ठीक है, दो आदमी ही तो हैं, यानी कि दो ही आदमी आने वाले हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रेमा कह रही है अपनी पत्नी, अपने पति रामस्वरूप से। अब रामस्वरूप क्या कहता है, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। तो यहाँ पर जो है अब रामस्वरूप बताते हैं कि कौन उनका आने वाला है मेहमान। एक तो बाबू गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिता हैं, और खुद लड़का यानी कि जो लड़का देखने आ रहा है वो लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इसके जो है दकियानुसी ख्यालों पर। अब कहते हैं कि उनको अब समझा देना, किसको? उमा को भी समझाना कि जरा करीने से आना, यानी कि तरीके से आना, लोग ये लोग जो है जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। ठीक है, इनके दकियानुसी ख्यालों से। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यानी इनकी सोच क्या है, खुद तो ये वकील हैं, और वकील हैं तो पढ़े लिखे होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, और इनको लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी। तो कहते हैं गुस्सा तो मुझे भी आता है। अब क्योंकि उमा जो है बीए पास थी, तो उसके जो बॉडी लैंग्वेज से उससे पता चल ही जाएगा कि ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी है, क्योंकि कम पढ़ी लिखी, और उनके जो है हाव भाव से पता चल ही जाता है। तो अब जो है वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि उमा को बोलना कि जरा उस तरीके से आने कि उनको ये एहसास ना हो कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो। अब गुस्सा कह रहे कि इनकी सोच कैसी है, मुझे उनकी सोच पर गुस्सा भी आता है, क्योंकि खुद भी ये जो है अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, खुद वकील हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनको बहू कैसी चाहिए? इनको बहू जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रेमा, अब प्रेमा क्या पूछती है, और लड़का? तो प्रेमा जो है लड़के के बारे में पूछती है। ठीक है, इनको कम पढ़ी लिखी चाहिए, तो लड़का क्या करता है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है? तो रामस्वरूप बाबू बताते हैं कि बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने पहले भी बता दिया था अपनी पत्नी को कि बताया तो था कि बीएससी करने के बाद उसने क्या किया है, लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है। ठीक है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बाबों को ऐसी कोरी 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 सुनाता कि ये भी
तो अब क्या कहते हैं कि देखो गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है कि अपना लड़का तुम्हारा बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो, वकील हो, लेकिन तुम्हें लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी। लेकिन क्या करें, मेरी अपनी यहाँ पर मेरा अपना मतलब है, इसलिए अगर ऐसा ना होता तो मैं इनको कोरी कोरी सुनाता। ठीक है, फिर वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो रतन कहता है जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। अब रतन जो है दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। ठीक है, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। तो अब जो है रतन जो है दरवाजे पर खड़ा है और वो क्या कहता है, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी ये कहता है। रामस्वरूप क्या है? रतन, कोई आते हैं। तो रतन बताता है कि कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा वो आ भी गए। तो अब जो है लड़के वाले आ गए हैं। तो रतन उनको बताता है कि वो कोई आ रहा है। तो अब रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते हैं, मुंह अंदर करते हुए जल्दी से वो क्या कहते हैं, अरे ए प्रेमा वे आ ही गई। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने। तो अब जो है वो रतन पर उनकी नजर पड़ती है। तो क्या कहते हैं कि अरे यार तू गया नहीं, बेवकूफ कहीं का, मक्खन लाने नहीं गया, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। अब जो है उसको जाने के लिए कहा तो वो सीधे के दरवाजे से जा रहा था, क्योंकि वहां से मेहमान आ रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अबे यहाँ से नहीं, पीछे के दरवाजे से जा। ठीक है, नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा। अब जो है वो अपनी पत्नी को क्या कहते हैं कि तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना थोड़ा सा गा देगी। तो क्या कहते हैं कि अब उनको गाने वाली भी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या कहा कि उमा को समझा देना कि थोड़ा सा वो गा देगी। ठीक है, प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तो अब जो वो जल्दी से, क्योंकि हड़बड़ी में इधर उधर जा रहे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि मेहमानों के आने से जो है हड़बड़ाहट हो जाती है। तो अब जो है उनकी धोती किस पर, बाजे पर फंस जाती है, अटक जाती है। प्रेमा, ओ यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। अब जो है वो रतन जो है बाजा नीचे रख गया है। क्या कहते हैं, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। किसको कह रही हैं, अपने नौकर रतन को। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ। अब रामस्वरूप क्या कहते हैं कि तुम चली जाओ, तुम प्रेमा को, उमा को जो है क्या करो, जल्दी से तैयार करो, मैं इसे रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं और किवाड़ों पर दस्तक। अब इतने में जो है वो रामस्वरूप आइए आइए तो इस प्रकार से वो कहते हैं। ठीक है, उनके मेहमान आते हैं। तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब वो जो है उनके घर में कौन आता है, बाबू गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर, लड़के का नाम है शंकर, का आना होता है। ठीक है, आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इसकी खासियत है। तो इसकी कमर झुकी हुई है। तो अब जो है इनका परिचय हो रहा है, किसका, गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का यहाँ पर परिचय हो रहा है। ठीक है, तो किस उनके जो है रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, अब क्या कहते हैं, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए, इधर उधर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अब जो है जब वो अंदर आते हैं तो क्या कहते हैं, इधर तशरीफ लाइए इधर। तो उनको बिठाते हैं। ठीक है, रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ती है। अब रामस्वरूप यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं, अब सभी बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। अब रामस्वरूप उनसे क्या कहते हैं कि आपको हमारा घर, हमारा मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। ठीक है, अब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, खकार कर, नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, तांगे वाले को पता था, जिस तांगे से वो आए वो जानता था आपको,
और फिर रास्ता कैसे नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो यहाँ आना ही था। ठीक है, तो एक मजाकिया मोड में वो बोलते हैं रामस्वरूप। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। फिर जो है रामस्वरूप क्या कहते हैं, हाँ 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 करके जो है यह कहते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके क्या हैं, सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, अब जो है पहले उन्होंने गोपाल प्रसाद से बात की, लड़के के पिता से बात की, अब जो है वो लड़के की तरफ जो है अपना मुंह करते हैं और क्या कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। ठीक है, शंकर जी, काली की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। तो फिर जो है शंकर जो कि लड़का है, उसने क्या कहा कि कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, लेकिन वीकेंड पर वो आ गया है। ठीक है, रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो रामस्वरूप उनसे, किससे, शंकर से पूछते हैं कि आपका जो कोर्स है वो खत्म होने में लगभग अब साल भर ही रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल दो। तो उन्होंने क्या कहा, 2 साल। रामस्वरूप, साल दो सा, साल 2 साल। तो वो जो है चौंक कर क्या कहते हैं, पूछते हैं, साल 2 साल यानी कि अभी 2 साल लगेंगे। शंकर क्या कहता है, जी एक आध साल का क्या है, मार्जिन रखता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या कहा, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ यानी कि गैप रखता हूँ। ठीक है, गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। ठीक है, तो अब जो है उसकी बातों को कवर करने के लिए उसके पिताजी बोल पड़ते हैं कि बात यह है साहब कि शंकर जो है 1 साल बीमार हो गया था, क्योंकि उन्होंने चौंक कर कहा था कि 2 साल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि मतलब 1 साल का जो है जो गैप है वो रह गया था, क्योंकि ये बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। तो फिर जो बताते हैं, अब देखिए, एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे। अब वो अपने जमाने की बात कहने लग जाते हैं कि हमारे जमाने में हम स्कूल से आने के बाद क्या करते थे, दर्जनों कचौड़ियां क्या कर लेते थे, उड़ा देते थे, यानी कि खा लेते थे। मगर फिर जो खाना खाने बैठते, वैसी की वैसी ही भूख, मतलब इतना खाने के बाद फिर से हमें उतनी ही भूख लग जाती थी। ठीक है, रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। तो अब जो है रामस्वरूप उनकी बातों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बातें करनी है, आपस में बैठे हुए हैं। तो अब क्या कहते हैं कि कचौड़ियों के बारे में ही बातें होने लग गई कि कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। अब जो है गोपाल प्रसाद ने कहा, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की जो है हजम करने की ताकत थी। ठीक है, अकेले, और अब तो बहुतेरे जो है खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तो क्या कहते हैं कि अब जो है स्कूल में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खेल वगैरह भी होते रहते हैं। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। अब जो है आपस में बातें कर रहे हैं, कौन, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जी। ठीक है, तो कहते हैं कि उस जमाने में हम इतना खा लेते थे और सारा हमें हजम भी हो जाता, सारा पाचन हो जाता था। और उस समय जो है स्कूलों में इतने गेम्स भी नहीं थे, इतने खेल भी नहीं थे, ना उस टाइम पर वॉलीबॉल होता था, ना टेनिस होता था, ना बैडमिंटन होता था। कभी कभार जो है हॉकी और क्रिकेट कुछ लोग जो है खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। ठीक है, और जो है उस समय जो है कोई भी कमजोर नहीं रहता था। ठीक है, तो अब जो है शंकर और राम स्वरूप जो है खीसें निपोड़ते हैं, यानी कि वो जो है आपस में बातें करते रहते हैं। अब आगे का जो नाटक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, किस प्रकार से इनकी बातें होती हैं, उमा कैसे जो है लड़के के सामने
आती है और फिर जो है क्या बात बनती है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड